ही ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी की मंजूरी, 4 रेलवे लाइंस को भी मिला अप्रूवल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा और प्रहार में बात कांग्रेस के उस फेक नैरेटिव की जो सालों तक भगवा को आतंक से जोड़ता रहा। मालेगांव ब्लास्ट केस में आज एनआईए की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि ना तो धमाके में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल का कोई पुख्ता सबूत था, न ही किसी भी आरोपी के खिलाफ ऐसा साक्ष्य था जिससे साजिश साबित हो सके। यह फैसला तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुंह पर भारी तमाचा है। भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी यूपीए शासनकाल में गढ़ी गई, अदालत ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। ऐसे में सवाल है, क्या हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कांग्रेस का एक राजनीतिक प्रोजेक्ट था जिसे दिग्विजय सिंह और चिदंबरम जैसे नेताओं ने हवा दी थी? राजनीतिक फायदे के लिए रची गई साजिश जिसमें न सिर्फ निर्दोषों को टॉर्चर किया गया बल्कि सनातन और सेना को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। और आज जब कोर्ट ने हर शब्द को नकार दिया है तो वो सारे चेहरे कहां हैं जिन्होंने भगवा पहनने को भी गुनाह बनाने की कोशिश की थी? आज प्रहार में इसी बड़ी खबर के हर पहलू पर आपसे बात करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक धमाका हुआ। 6 लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। देश दहला, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ जांच नहीं थी, वो एक एजेंडा था, एक झूठा नैरेटिव था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस केस को मौके की तरह इस्तेमाल किया और गर्दी भगवा आतंकवाद की थ्योरी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित सिंह समेत 7 लोगों को आतंकवादी बताकर जेल में डाल दिया गया, बिना पुख्ता सबूतों के, सिर्फ शक और सिर्फ एजेंडे के आधार पर। अब वो 17 साल किसके नाम लिखे जाएं? वो यातनाएं किसके खाते में जाएंगी जो 7 पीड़ितों ने झेली? क्या आज कोई माफी मांगेगा? क्या कोई स्वीकार करेगा कि इस देश में वोट बैंक की राजनीति ने निर्दोषों को आतंकवादी बना दिया था? 7 लोग जो आरोपी बनाए गए वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। 17 साल बाद सच ने अपना रास्ता बना लिया और झूठ की दीवार ढह गई है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर निर्दोष साबित हुए हैं। इसके अलावा 7 चेहरे आपको बता रहे हैं। दूसरा चेहरा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल प्रसाद पुरोहित जी या सुधाकर चतुर्वेदी, ये तमाम वो नाम हैं जो निर्दोष साबित हुए हैं। अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, ये निर्दोष साबित हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन इन्होंने जो 17 साल तक झेला है उसका हिसाब कौन करेगा? समीर कुलकर्णी और रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित सालों तक आतंक का टैग झेलते रहे, कांग्रेस की भगवा थ्योरी का शिकार बनते रहे। झूठ पर सत्य की निर्णायक जीत पर दोनों ने क्या कहा है, उन्हें सुनिए। हमारी खुशी का आज ठिकाना नहीं है। जब स्वायत्त सम्माननीय विशेष एनआईए न्यायालय ने निर्णय सुनाया तो उसी वक्त हमने न्यायालय का आभार व्यक्त किया और उनको बहुत ही हृदयता से, निस्वार्थ भाव से कहा कि आज हमारा पुनर्जन्म हुआ है। इस पल की हम 17 वर्ष से राह देख रहे थे। मैं निर्दोष था, इसलिए पहले दिन से मैंने वकील नहीं किया। मैंने पहले ही दिन ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए नो ऑब्जेक्शन दिया था। और इस मुकदमे का सत्ताधारियों ने या सत्ता बादल, बिजली, बरखा या फिर वो कोई मंदी का झोंका, इन्हें किसी ने भी नहीं रोका। ये है सिपाही, ये इन्वेस्टेड रहते हैं, ये एसआईपी करते हैं, ये है सिपाही। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की ओर से निवेशक शिक्षा और जागरूकता की पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। निर्दोष निकलने के बाद मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की लड़ाई में हर मोड़ पर साथ देने वाले उनके वकील जेपी मिश्रा ने साफ कहा कि ये सिर्फ कानून की जीत नहीं, ये सत्य की जीत है और उस राजनीतिक साजिश की हार जिसने भगवा को आतंक से जोड़ने की कोशिश की थी। 2009 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था।
और 2008 में केवल अमुक समाज के लोग अरेस्ट होते हैं, इसलिए हिंदुओं को भी अरेस्ट करो, इस मानसिकता से हिंदुओं को अरेस्ट किया गया। और फिर बाद में क्या हुआ कि ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई, झूठे सबूत इकट्ठा गए। ये साध्वी की गाड़ी है, साध्वी के कब्जे में थी, साध्वी कॉन्स्पिरेसी की मीटिंग में थी, लेकिन कोर्ट ने निकाल दिया साध्वी की गाड़ी थी, ये प्रूफ नहीं हो सका। साध्वी के कब्जे में वो गाड़ी थी, ये प्रूफ नहीं हुआ। साध्वी किसी भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी, ये प्रूफ नहीं हुआ। और इस तरह से कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये केस झूठा बनावटी है। 17 साल, 125 गवाह, हजारों पन्नों की चार्जशीट और आज एक फैसला जो सिर्फ अदालत का नहीं, इतिहास का दस्तावेज बन गया है। मालेगांव ब्लास्ट केस का वो सच सामने आ गया जिसे दबाया गया, तोड़ा गया, लेकिन मिटाया नहीं जा सका। आज एनआईए कोर्ट ने उन सभी को बरी कर दिया जिन्हें कभी भगवा पहनने की कीमत आतंकवाद के इल्जाम से चुकानी पड़ी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, समीर कुलकर्णी, नाम तो बहुत है पर पीड़ा एक है। राजनीतिक बदले की साजिश में गढ़ा गया हिंदू आतंकवाद का झूठ इन पर थोपा गया था। अब वो 17 साल कौन लौटाएगा? वो अपमान, वो पीड़ा, वो यातना किसके खाते में दर्ज होंगी? सवाल यही है। साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया और इस केस में प्रमुख 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। साफ हो गया कि हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ी गई थी। सामने आ गया कि कैसे भगवा को कलंकित करने की साजिश रची गई थी। फैसले में जज ए.के. लाहौटी ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच में कई खामियां थी। पंचनामा सही तरीके से नहीं किया गया था। ब्लास्ट के बाद मौके से फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले। फैसला पढ़ते हुए जज ने कहा कि बाइक का चेजी नंबर भी कभी नहीं मिला, जिससे ये भी साफ नहीं है कि बाइक की मालिक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर थी या नहीं। यहाँ तक कि बैठक के संबंध में भी जांच एजेंसी के दावे अदालत में साबित नहीं हुए। अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। साफ है कि जैसे जैसे जज ए.के. लाहौटी फैसला सुनाते गए, वैसे वैसे पूरी साजिश एक्सपोज होती चली गई। जज ने साफ साफ कहा कि फोरेंसिक सबूतों में मिलावट थी और उन्हीं मिलावटी सबूतों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। जांच में गोली के शेल मिलने के भी कोई सबूत नहीं है और सबूत इस बात का भी नहीं है कि ब्लास्ट वाली जगह बाइक किसने खड़ी की। जज ए.के. लाहौटी ने अपने फैसले में ये भी साफ किया कि इस केस में यूएपीए लागू नहीं होगा। इतना ही नहीं, एनआईए कोर्ट ने कर्नल प्रसाद पुरोहित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने से पहले ली गई मंजूरी पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि अभिनव भारत का नाम बार बार लिया जाता है, जिसके ट्रस्टी प्रसाद पुरोहित थे और ट्रेजरर अजय राहिरकर थे। कोर्ट ने कहा कि दोनों के खाते में पैसे के लेन देन तो हुए, लेकिन इन पैसों को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पैसे पुरोहित ने कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए इस्तेमाल किए। कोर्ट ने साफ किया कि कर्नल पुरोहित के आवास पर विस्फोटक होने के सबूत नहीं है। पुरोहित ने बम बनाया या सप्लाई किया, इसके भी सबूत नहीं है। ये भी साबित नहीं हो पाया कि बम किसने प्लांट किया था। कर्नल पुरोहित आरडीएक्स को कश्मीर से लाए, इसके भी सबूत नहीं मिले। इसके बाद एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी, वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैं न्याय के प्रति सम्मान की वजह से आई हूँ। मुझे 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया, मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया, मुझे अपने ही देश में आतंकवादी बना दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों ये झूठी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई? क्यों भगवा को आतंकवाद बताकर बदनाम किया गया? सवाल ये भी है कि क्यों महाराष्ट्र पुलिस पर दबाव डालकर झूठा केस तैयार करवाया गया? आखिर साध्वी प्रज्ञा प्रसाद पुरोहित का गुनहगार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं आज युवा भारती निर्दोष बरी हो जाने का जश्न नहीं मना रही हैं। वो चेतावनी दे रही हैं कि अब हिंदुत्व को बदनाम करने की हर कोशिश का जवाब मिलेगा, लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन पूरी ताकत के साथ। ये रिहाई जैसे कहीं मेरी आत्मा की रिहाई हुई, क्योंकि प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, उनके साथी जिस तरह की यातना झेलते रहे, वो उनको जो नाम लेने के लिए कहे गए उन्हें वो नाम नहीं लिए। कहा हमारी जीभ काट लो, हमारी घाव में मिर्चें भर दो, लेकिन हम वो नाम नहीं लेंगे जो आप दे रहे हैं। बिल्कुल जैसे औरंगजेब के समय पे यातनाएं दी जाती थी, बिल्कुल वैसी ही यातनाएं मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी वहाँ पर इन लोगों को दी गई। महाराष्ट्र में भी उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी। आज उनकी रिहाई नहीं है, पूरे हिंदू समाज की रिहाई है और भगवान के सम्मान की रिहाई है। इधर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा है कि भगवा आतंकवाद जैसी मिथ्या थ्योरी गढ़ना सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट नहीं था, ये करोड़ों सनातन आस्थावानों, संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि पर कलंक लगाने का संगठित अपराध है। उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने सीधा प्रश्न किया कि क्या कांग्रेस अब माफी मांगेगी? ये ट्वीट आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं। सत्यमेव जयते का उद्घोष भी उनके इस ट्वीट में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी, सनातन विरोधी चरित्र का पुनः उजागर ये करता है निर्णय, और जिसने भगवा आतंकवाद जैसा मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों सनातन आस्थावानों, साधु संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया है। कांग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं आपको बताएं, मालेगांव केस के फैसले ने जो अभी आया उस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी एक लाइन में पूरी सच्चाई सामने रख दी। आप ये उनका ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में लिखा है कि आतंकवाद भगवा न कभी था, न है और न कभी रहेगा। सिर्फ महज एक लाइन में उन्होंने पूरी बात साफ कर दी है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह सिर्फ झूठ नहीं था, हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित साजिश थी, और अब क्या कांग्रेस देश से इसको लेकर माफी मांगेगी? बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का, और इसको बोलना शुरू किया और हर केस में फंसाने की कोशिश शुरू की। उसका एक बड़ा मामला आज आया है, जो कोर्ट ने पाया कि ना कोई एविडेंस है, ना उस मोटरसाइकिल का कोई चेजिस नंबर है, न कोई बाकी नंबर है, और वहीं पर गवाहों ने यह भी कहा कि उनको मारा गया, उनको प्रताड़ित किया गया। याद होगा गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी। और राहुल गांधी ने, जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे, उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर ए तैयबा। याद है आपको? ये उनका स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड। आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था, और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबने उनको देखा है। और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। देखिए, बरसों तक झूठ को ही सच की तरह पेश किया गया। भगवा आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, जिसका जिक्र अभी रविशंकर प्रसाद कर रहे थे, वो एक फर्जी थ्योरी थी जो राष्ट्र के माथे पर कलंक की तरह चिपकाई गई। लेकिन अब एनआईए कोर्ट के फैसले ने उस झूठ को, पूरी जो उसकी स्क्रिप्ट थी, उसे फाड़कर फेंक दिया है। साध्वी प्रज्ञा से लेकर कर्नल पुरोहित तक, जिन्हें कांग्रेस ने बिना सबूत आतंकवादी ठहराया, अब वही निर्दोष साबित हुए। आज बीजेपी सीधे सवाल पूछ रही कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर सनातन आस्था को निशाना बनाया? क्या भगवा को बदनाम करना वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा था? और अब जब कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो कांग्रेस उसके सेक्युलर साथियों ने चुप्पी क्यों साध रखी है? कि
हिंदू टेरर बोल के कोई कॉन्सेप्ट पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सेफ्रॉन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैं उन लोगों को बधाई देता हूं, कर्नल पुरोहित को, साध्वी जी को और तमाम लोगों को। भगवा कभी आतंकवाद का प्रतीक नहीं रहा। कांग्रेस ने कैसे भगवा आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़ी, उसका सच सबके सामने आ चुका है। कांग्रेस ने हिंदुओं के माथे पर आतंक का काला टीका लगाकर कैसे उसको बदनाम किया, वो उजागर हो चुका है। सत्ता के खेल और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदू विरोधी भावना को जोड़कर भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया था और ये मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए विपक्ष का रचा गया गंदा खेल था, जो अब खत्म हो गया है। आज ये और एक बार एंडोर्स हुआ कि हिंदू टेरर बोल के कोई कॉन्सेप्ट पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा। हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं होता है। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है। Honda CB350 Highness. Lead the world. बाद कांग्रेस की गढ़ी गई भगवा आतंकवाद की साजिश से कोर्ट ने पर्दा हटा दिया है। सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं उन लोगों को बधाई देता हूं, कर्नल पुरोहित को, साध्वी जी को और तमाम लोग हैं। ये जो घटना थी, ये जो कांग्रेस पार्टी का था, जो नैरेटिव था फर्जी, भगवा आतंकवाद, और उसी को इन्होंने प्रैक्टिकल में बदला था। दुखी, अब क्या करें, सब लोग खुशी वाली क्या बात है। 17 साल के बाद पैरालाइज, अधूरा शरीर, कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। यही आरोप लगा के अपोजिशन ने, यही कांग्रेस ने लेके आज बर्बाद किया। उन सारे परिवारों को शुभकामनाएं, लेकिन आज वो सब रो रहे होंगे बरी हो, क्योंकि उन्होंने वो जुर्म नहीं किया था जिसके लिए उनको सजा या उनको आरोपी ठहराया गया था। और 17 साल समझ रहे हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है 17 साल में। मालेगांव हादसा राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा संवेदनशील मामलों में से एक रहा है, क्योंकि इसी के बाद से हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का पहली बार इस्तेमाल किया गया था और अब कांग्रेस का फर्जी भगवा आतंकवाद वाला नैरेटिव एक्सपोज हो गया है। भगवा कभी आतंकवाद का प्रतीक नहीं रहा। भगवा शौर्य का, त्याग का, वीरता का, बहादुरी का प्रतीक है, कभी हिंसा का प्रतीक नहीं। भगवा ध्वज लेके हम लोग युद्ध लड़ते थे, लेकिन वो युद्ध लड़ा जाता था, उसमें हिंसा उसको नहीं कह सकते, उसको आतंकवादी कहते हैं। के निर्णय से ये साबित हो गया कि आतंकवादी आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी ना था, ना है, ना आगे होगा। और दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी को हिंदुस्तान के साधु समाज से, भगवाधारियों से, हिंदुस्तान के सनातनियों से, हिंदुस्तान के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। पहलगाम हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाली कांग्रेस अभी भी इस फैसले पर सवाल उठा रही है और सवाल सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए उठा रही है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए हिंदुओं को हमेशा बदनाम किया है, भगवा को आतंकवाद से जोड़ा। अब वो सबको पता चल गया है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। आप खुद से ही एक सवाल करिए, आपने निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वाले किसी भी हिंदू आतंकवादी के बारे में कोई रिपोर्ट पढ़ी या देखी है क्या? शायद कभी भी नहीं देखी होगी। फिर भी कांग्रेस ने एक फर्जी हिंदू आतंकवाद की कहानी गढ़ी और अलग अलग घटनाओं को जबरन जोड़कर हिंदू आतंक की हवा फैलाई, जिसकी सच्चाई अब सामने आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वह कैलाश विजयवर्गीय और दिनेश शर्मा ने खुलकर कहा कि यह सिर्फ सियासी बदले की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि सनातन के खिलाफ एक षड्यंत्र था और आज उस पाप का पर्दाफाश हो गया है। हिंदू आतंकवाद शब्द सृजन किया था चिदम्बरम जी ने और कांग्रेस ने। मेरा ख्याल है आज पूरी कांग्रेस के गाल पे करारा तमाचा लगा है। न्यायपालिका ने जिस प्रकार मालेगांव के निरपराध लोगों को बरी किया है, मुझे लगता है कि ये शर्म से डूबने वाली बात है कांग्रेस के लिए। उन लोगों को कितनी यातनाएं दी गई। हम लोग इस निर्णय के बाद उन सब कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करवाएंगे। इस्लामी आतंकवाद का उस समय जब चर्चा होती थी तो यूपीए की जो गवर्नमेंट है उसने एक नया आतंकवाद पैदा कर दिया जिसको हिंदू आतंकवाद के नाम से संबोधित करने लगे। और यूपीए गवर्नमेंट का ये जो नैरेटिव था हिंदू आतंकवाद, उसको सत्य साबित करने के लिए जो भगवाधारी साध्वी प्रज्ञा जी थी और तमाम और लोग थे,
जो सनातनी प्रवृत्ति के थे उनको उन्होंने झूठे आरोपों में डाल दिया। आज सिद्ध हो गया कि हिंदू आतंकवाद नाम की चीज नहीं होती। शिवसेना सांसद नरेश मस्के, श्रीकांत शिंदे दोनों ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि अब जब कोर्ट ने सबको बरी कर दिया तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। ये साध्वी और कर्नल पुरोहित, इनके बारे में एक भी पुरावा नहीं मिला है। इससे ये साबित हो रहा है कि निर्दोष के ऊपर कार्रवाई की थी और आज सच्चाई की जीत हो रही है। कांग्रेस हिंदू दहशतवाद के नाम का एक लोगों में गलतफहमी फैलाने की जो कोशिश कर रही थी दबाव की नीति से, ये आज ओपन हो रही है, खुल गई है। लेकिन आज कोर्ट ने 2008 के बाद 17 साल के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद सभी लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो सही आरोपी थे इनको कांग्रेस ने नहीं पकड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ एक नया नैरेटिव फैलाना चाहते थे, एक विशिष्ट राजनीति करना चाहते थे, एक विशिष्ट वोट बैंक के लिए। लेकिन आज वो भी पूरी तरीके से खारिज करने का काम एनआईए के कोर्ट ने किया है। अक्टूबर 2020 में अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में देश ने पहली बार सुना था वो दर्द, जब साध्वी प्रज्ञा ने बताया था कि कैसे एटीएस ने उन्हें 13 दिन तक बर्बरता से टॉर्चर किया था, जबरन कबूलनामे लिखवाए गए और झूठे केस में फंसाया गया। आज 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने इस पूरे झूठ की स्क्रिप्ट को खारिज कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा निर्दोष है, ये साबित हो चुका है। अब सवाल यह है कि वो 13 दिन कौन लौटाएगा और उन 17 सालों का हिसाब कौन देगा। सुनिए तब कैसे अपना दर्द बयां किया था साध्वी प्रज्ञा ने, जब 13 दिन के टॉर्चर की वो कहानी पहली बार खुद उनके शब्दों में सामने आई थी। साध्वी जी, आपके साथ मालेगांव के केस में क्या हुआ? आपको आप पर जो फर्जी आरोप लगाए गए उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में हमें बताइए। मेरे ऊपर तो पूरी तरह से ये केस फर्जी लादा गया, जहां कुछ भी नहीं था। मैंने अपने हर इंटरव्यू में, आज से नहीं, जब तक मैं अंदर थी और मैं जब कोर्ट जाती थी, जब भी मुझे अवसर मिलता था, मेरा संघर्ष यही था कि ये जो पूरा केस है, ये देशद्रोही केस, जिन लोगों ने भी षड्यंत्र किया है, और ये षड्यंत्र देशघाती है। इसमें मुझे एक्यूज नंबर 1 बनाया, मास्टरमाइंड कहा, और ये मास्टरमाइंड कह करके मुझे इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया, असहनीय यातनाएं दी गई, सिर्फ इसके लिए कि जो ये कहलवाना चाहते हैं मैं वो कह दूं और मैं अपने देश को इतने बड़े षड्यंत्र में फंसने दूं, जो मैंने नहीं होने दिया। उनकी यातनाएं असहनीय यातनाएं थी। मैं तो ये मानती हूं मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, और इसलिए जो देशभक्त होते हैं उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, इसलिए आज मैं जिंदा हूं। लेकिन आज भी मुझे इतनी भयानक तकलीफें हैं जिनका ट्रीटमेंट रेगुलर चल रहा है, और यहां तक कह दिया गया है कि अगर मैं संभली नहीं या मैंने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। ये डॉक्टर का कहना है। उन्हीं यातनाओं का दुष्परिणाम मैं भोग रही हूं, परंतु इसकी मुझे चिंता नहीं है। देश हमारा सुरक्षित रहे, देश हमारा बना रहे। मैं और हमारे जैसी कई साध्वी, हमारे जैसे कई देशभक्त इस पे न्यौछावर हो जाएंगे, परंतु देश को बचाना हमारे लिए अनिवार्य है। हम सब देश को बचाना चाहते हैं और बचाकर रहेंगे। साध्वी जी, ये यातना, ये अत्याचार, अब हाँ जी, ये आप पर किसने किया? और जितना हमारे दर्शकों को बता सके इसके बारे में बताएं। ये मेरा पहला सवाल आपसे है। और उसके बाद मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि ये आपसे क्या कहलवाना चाहते थे, जो एक साध्वी को उन्होंने आतंकवादी और अक्यूज नंबर 1 बनाया। मगर उस षड्यंत्र के पहले मैं चाहता हूं कि देश की जनता, रिपब्लिक भारत के करोड़ों दर्शक, इनको आप बताइए कि आप पर किस तरह की अत्याचार की और किस व्यक्ति विशेष ने की। ये बड़े दुख की बात है कि मेरे स्पष्ट कहने के बाद, और मैंने पुनः आर्य भारत
कुछ लोगों को बताया कि भाई ये जो परमवीर सिंह है इसके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रही है बिल्कुल सच है। परमवीर सिंह एक बहुत ही आतताई, बहुत ही अत्याचारी और बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है ये व्यक्ति, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमें यानी मुझे जेल में डाल करके और हम जैसे राष्ट्रभक्तों को जेल में डाल करके जिन्हें पीटने का अधिकार नहीं होता है, उसने इतनी भयानक यातनाएं दी कि शायद परतंत्र काल में भी इतनी यातनाएं किसी महिला को नहीं दी गई हैं। परंतु उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, इतने षड्यंत्र किए। और इस षड्यंत्रों के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे यह मालेगांव 2008 और मालेगांव 2006 में जितने लोग हैं, 2008 की विशेष बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उसमें हूं और मुझे जोड़ा गया है। तो इस प्रकार के षड्यंत्र वो करता रहता है, उसकी आदत है। परमवीर सिंह जिसने षड्यंत्र करके एक हमारे इसी प्रकरण में एक्यूज हैं, धावड़े करके हैं, राकेश धावड़े। उन राकेश धावड़े को महाराष्ट्र से उठा करके एक केस उनके ऊपर पिछला कोई निकाल करके एक केस 13 तारीख को लगाता है और 13 को ही चार्जशीट उपस्थित कर देता है। फिर एक केस लगाता है 15 तारीख को और उसके बाद 15 तारीख को ही चार्जशीट बना करके और पुलिस पर दबाव दे करके और उसको लाता है। मकोका में ये नियम था कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी एक बहुत बड़े ग्रुप में भी अगर एक व्यक्ति के ऊपर कोई 3 चार्जशीट किसी प्रकरण में, अलग अलग प्रकरण में है तो उसके ऊपर मकोका लगा दिया जाएगा। तो इस व्यक्ति ने यह षड्यंत्र किया कि 2 चार्जशीट एक दिन में ही उपस्थित करके उसके ऊपर मकोका और पूरे ग्रुप के ऊपर मकोका केस लगा दिया, जबकि वो ग्रुप था ही नहीं। अलग अलग लोगों को जोड़ करके ग्रुप बनाया। उसके बाद ये चार्जशीट एक दिन में जमा करवाई और लगा दिया। हाई कोर्ट ने उसको, सेशन कोर्ट ने उसको नहीं माना, हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। इनका षड्यंत्र था कि हमें सालों साल जेल में डाले रहे और कभी हमारी जमानत ना हो। इस प्रकार से इन्होंने षड्यंत्र किया और वास्तव में वो अपने षड्यंत्र में सफल रहे कि मुझे 9 साल तक जेल में रखा और हम जैसे देशभक्तों को 9 साल तक जेल में रखा। और उसके बाद परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको नकार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि इनके ऊपर मकोका लगता ही नहीं है और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक दिन में चार्जशीट का षड्यंत्र करके इन्होंने फंसाया। इतना बुरी तरह से मुंह की खाने के बाद भी ये व्यक्ति षड्यंत्रों से परे नहीं होता है, षड्यंत्रों को नहीं छोड़ता है, क्योंकि इसकी फितरत है ये, और ये इनके कारण नहीं होता। ऐसे जो अफसर होते हैं ये बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से के आधार पर ये चलते हैं। वहां कांग्रेस का, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस का गृह मंत्री है और ये जो कांग्रेस होती है इनका तो इस प्रकार से षड्यंत्र करने का एक पूरी मानसिकता और विचारधारा है। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंक, ये सिर्फ शब्द नहीं है, एक साजिश थी और इस साजिश को स्वामी रामदेव ने राष्ट्रीय पाप बताया। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके एक आतंक सा मचा रखा था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए, सारी दुनिया के सामने सच आ गया। अब कोई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके भारत के सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर सकेगा। शुक्रिया कोर्ट को। तो 17 साल एक लंबा वक्त होता है और 17 साल बाद जब न्याय मिला तो हिंदू संगठनों ने जश्न मनाकर खुशी मनाई। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सिर्फ कानूनी जीत नहीं है, ये सनातन पर से कलंक हटने का पर्व है। वो झूठी थ्योरी ध्वस्त हो गई जिसे वोट बैंक के लिए गढ़ा गया था। आप तस्वीर देख रहे हैं, मालेगांव में हिंदू संगठन जश्न मना रहे थे। न्याय की इस ऐतिहासिक घड़ी पर ढोल ताशे बज रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं मालेगांव के अलावा भोपाल की सड़कों पर भी जश्न का माहौल था। आतिशबाजी कैसे हो रही है तस्वीर में आप देख रहे हैं। मालेगांव केस में आरोपियों के बरी होने के बाद ढोल बजे, पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई हैं।
लगाकर भगवा विरोध की पूरी स्क्रिप्ट एक्सपोज होने के बाद अब संत समाज भी खुलकर सामने आ गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने स्पष्ट संदेश दिया कि हिंदू का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, न कभी था न कभी होगा। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैंने तो उसी समय सुन लिया था जब कोर्ट ने निर्णय दिया। इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है और वो वास्तव में ये लोग कोई प्रमाण नहीं जुटा पाए। ये भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। इन्होंने जो हिंदू आतंकवाद का नारा दिया था उसको लेकर के क्या कहेंगे? इनकी शरारत थी, इसका दंड इन्हें भुगतना पड़ेगा। 17 साल बाद जब अदालत ने कहा कि कोई सबूत नहीं, तब संत समाज ने भी कह दिया कि ये सिर्फ एक फैसला नहीं, ये सनातन की जीत है। मालेगांव मामले में जो न्यायालय का फैसला आया है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देता है और कोई भी सबूत ये सिद्ध नहीं कर पाया कि इसमें साध्वी जी का हाथ है। कुछ लोग सनातनी हिंदुओं को अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के द्वारा फंसाना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार ने, सपा सरकार ने, बसपा सरकार ने हमेशा हिंदुओं की वोट लेने का काम किया और हिंदुओं के विरोध में ही कानून बनाए। कि जिस तरह से कांग्रेस ने एक प्रोपगंडा फैलाया था, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, वो जानबूझ के फैलाया था मुस्लिम तुष्टीकरण के में अंधे होकर के कि मुस्लिम आतंकवाद जो इस्लामिक आतंकवाद है उसके अगेंस्ट में कैसे हिंदू आतंकवाद एक दिखा करके और बराबर उसमें भी निरपेक्षता दिखाई जाए, जबकि हिंदू आतंकी होता ही नहीं। हिंदू तो पूरे विश्व को परिवार मानता है। लेकिन आज माननीय कोर्ट ने जो न्याय दिया है, मालेगांव में सभी को रिहा किया है, यह अपने आप में कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो सालों की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। जिस भगवा पर कांग्रेस ने आतंक का कलंक मढ़ा था, आज अदालत ने उसे झूठा साबित कर दिया है। मालेगांव केस में बरी हुए 7 लोग पीड़ित हैं, जो कांग्रेस की सियासी स्क्रिप्ट का शिकार बने। ये फैसला सिर्फ अदालत से मिला इंसाफ नहीं है, बल्कि ये उस सुनियोजित हिंदू विरोधी नैरेटिव का पर्दाफाश है जो वोट बैंक की राजनीति के लिए गढ़ा गया। आज भगवा बेदाग है और कटघरे में है कांग्रेस, अपनी सोच, अपने इरादों और अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। कांग्रेस पार्टी इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई। महाराष्ट्र के मालेगांव धमाके पर फैसला आया तो कांग्रेस की भगवा आतंकवाद की फेक थ्योरी भी जग जाहिर हो गई। गंदी मानसिकता और सियासत के चक्कर में कांग्रेस ने बहुसंख्यक हिंदुओं पर जो भगवा आतंकवाद के कलंक का टीका लगाया, तुष्टीकरण की राजनीति को धार देने के लिए जिसका लंबे समय तक सियासी फायदा उठाया, वो सब 17 साल बाद आए फैसले से धरे के धरे रह गए। कांग्रेस के फेक नैरेटिव की पोल खुल गई, कांग्रेस के तुष्टीकरण की हवा निकल गई, भगवा आतंकवाद की थ्योरी फ्लॉप हो गई, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गई, मुस्लिम वोट बैंक के लिए फैलाया गया भ्रमजाल टूट गया, एंटी हिंदू टूल किट पूरी तरह एक्सपोज हो गई। हिंदू आतंकवाद ये नैरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने न सिर्फ आरोपियों को बाइज्जत बरी किया, न सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट केस से उनको दोषमुक्त करार दिया। ब्लास्टो झमेला विद 2 years गारंटी। ब्लास्टो है तो गारंटी है। अब साजिश रचने वालों को आईना दिखा दिया। सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत वो तमाम लोग आरोप मुक्त नहीं हुए, बल्कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वालों का मुंह भी काला हो गया। इन्होंने इनका भी मुंह काला हो गया है। इन्होंने हिंदू समाज की माफी मांगनी चाहिए। भर खुले चौक में नाके में इनको खड़ा करके हिंदू समाज को बोलना चाहिए अभी इनको सजा दो, क्योंकि सालों साल हिंदू समाज की बदनामी करने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया। आखिर में इनको हमारे कोर्ट ने न्याय दे दिया है। मालेगांव ब्लास्ट में जो सच सामने आया वो सिर्फ इतना है कि ये केस सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत चलाया गया था।
न पुख्ता सबूत थे, न भरोसेमंद गवाह थे, थी तो सिर्फ एक चीज, सियासत और विशुद्ध सियासत। कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा पाकिस्तान का पाप, इतना बड़ा पाकिस्तानी आतंकी हमला, और ये क्या खेल खेल रहे थे? वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या कर रहे थे? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी दोषमुक्त हो चुके हैं और कटघरे में खड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस को जवाब तो देना होगा कि हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश क्यों की, आतंकवाद को भगवा से जोड़ने की कोशिश क्यों की, साध्वी प्रज्ञा और प्रसाद पुरोहित का गुनहगार कौन है, आरोपियों की जिंदगी तबाह करने का जिम्मेदार कौन है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग क्यों किया गया, क्या महाराष्ट्र पुलिस पर दबाव डालकर केस तैयार किया गया। यूपीए सरकार के समय यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिली थी जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने और उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद के नाम पर भारत की सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास किया था। आज ना तो कांग्रेस के नेता बोलेंगे, ना उनके आला कमान और ना ही उनके सहयोगी दल, क्योंकि लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम बेनकाब हो चुका है। भगवा आतंकवाद मिथक साबित हो चुका है। आज आरोपी दोषमुक्त है और कांग्रेस सवालों के घेरे में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने सीधे शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने जिहादी आतंकियों को बचाने के लिए भगवा आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़ी थी। झूठी कहानियां रचकर कांग्रेस और उसके साथियों ने जिस प्रकार पिछले 2 दशक से हिंदू समाज को अपमानित करने का षड्यंत्र किया था, आज वह षड्यंत्र तार-तार हो गया है। चंद जिहादियों को बचाने के लिए पूरे हिंदू समाज को अपमानित करोगे, संतों को जेल में डालोगे और संत परंपरा को अपमानित करोगे। हिंदू समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत मैं सभी कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं, वो हिंदू समाज से और संपूर्ण देश से माफी मांगे कि कांग्रेस आतंकियों की जननी है, आतंक की जननी है। दूसरी बात ये, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी इसने गढ़ी थी उसकी टाइम फिक्स हो गई। तीसरी बात ये कि हिंदुओं को फ्रेम करने के चक्कर में जो वास्तविक रियल अपराधी थे, जो आतंकी थे, उनको कांग्रेस ने बचा लिया। ये इन सब चारों चीज़ों के लिए कांग्रेस को अविलंब न सिर्फ हिंदू समाज से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस समय सदन चल रहा है, सदन में एक प्रस्ताव वहीं एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को ये फैसला पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी है। आखिर ओवैसी नाराज क्यों है, ये प्रश्न है। न्यायपालिका के फैसले से नाराज हैं या फेक नैरेटिव की हवा निकलने से? हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है। मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहाँ से आया? मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर सच्चाई सामने आई तो कांग्रेस बौखला गई। NIA कोर्ट के फैसले के बाद प्रमोद तिवारी ने न सिर्फ जांच एजेंसी पर सवाल खड़े किए बल्कि बीजेपी को आतंकवाद से जोड़ने की फिर से कोशिश की। यानी अब भी कांग्रेस उसी पुराने नैरेटिव से बाहर नहीं निकल पा रही। सीधे सीधे आतंकवाद की परवरिश करने वाली, आतंकवाद की नर्सरी भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम संगठन है वो जिम्मेदार। सबूत मिले वहाँ पे, तथ्य मिले वहाँ पे, पर उन्होंने उसमें एक काम किया। जब उनकी सरकार बन गई तो एजेंसी तो उनकी हो गई, गवाह साक्ष्य मिटाए गए। दूसरा,
प्रोसिक्यूशन किसको करना था? मुकदमा तो बनाम स्टेट होता है ना, तो मुकदमे की पैरवी कमजोर कर दी। अब फैसला तो कोर्ट का वही आएगा जो साक्ष्य रखे जाएंगे। कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि विपक्ष को अब भी सच हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस और विपक्ष अब भी पुराना राग अलाप रहे हैं। दिग्विजय सिंह से लेकर अफजाल अंसारी तक एक सुर में वही झूठा नैरेटिव दोहरा रहे हैं। वो भगवा आतंकवाद जिसका आज कोई आधार नहीं बचा, उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। तो क्या कोर्ट से वो ऊपर है कांग्रेस की राजनीति? क्या वोट बैंक के लिए हिंदुओं को फिर से कटघरे में खड़ा करेगी कांग्रेस? कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है। देखिए, एजेंसी सबूत नहीं पेश करेंगी तो अदालत क्या करेगी? हम संतुष्ट नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सरकार को जाना चाहिए। विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, लेकिन कोर्ट के फैसले पर सवाल, सेना के शौर्य पर सवाल, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल, आतंकियों के एनकाउंटर पर सवाल। ये विपक्ष की घिनौनी राजनीति का हिस्सा है और विपक्ष आज भी वही कर रहा है। मालेगांव हादसे पर कोर्ट का फैसला भी विपक्ष को हजम नहीं हो रहा और उसी पर टिप्पणी करने लगा है। हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को बार बार बोलकर हिंदुओं को बदनाम करने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज भी वही बोल रहे हैं। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। न हिंदू आतंकवाद होता है, न इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। हिंदू धर्म के नेता की जुबान से ऐसे शब्द भले ही आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन उनकी राजनीति जरूर चल रही है, उनके वोटर्स को जरूर भा रही है। और दिग्विजय सिंह अकेले नेता नहीं है, कांग्रेस में ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है। इसका अपील जरूर करेंगे। क्या एजेंसी सबूत नहीं पेश करेंगी तो अदालत क्या करेगी? और उन लोगों के साथ तो इंसाफ नहीं हुआ जिन लोगों ने अपनों को खोने का काम किया। उन लोगों के साथ तो इंसाफ नहीं हुआ। आपने सबूतों के अंदर क्या पेश किया, क्या नहीं किया, तो बहुत समीक्षा कराई जाएगी। और अगर ईमानदारी के साथ है तो आप जाइए अपर कोर्ट के अंदर जाकर के उसकी समीक्षा कराइए। हिंदुओं और उनकी धार्मिक पहचान को हिंसा के रूप में गलत तरीके से पेश करने वाली कांग्रेस अपनी जुबान से नहीं बदल रही है। हिंदू धर्म को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और इसके लिए किस हद तक चले जाएंगे आप खुद ही सुन लीजिए। हम संतुष्ट नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सरकार को जाना चाहिए। जिस तरह बॉम्बे बम ब्लास्ट में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, इसी तरह इसमें भी जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन कोर्ट ने तो बरी कर दिया, कहा सबूत नहीं थे। कोर्ट है ना अभी। अफसोस की बात है कि इस मामले में कुछ राजनीतिक लोगों ने, पार्टियों ने उस समय भी उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। लेकिन भगवा आतंक की झूठी कहानी के पीछे जो सबसे खतरनाक बात छुपी है, और वो है कांग्रेस और विपक्ष का असली एजेंडा, हिंदू आवाजों को दबाना और हिंदू मुद्दों को भरने से रोकना, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना और मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना, हिंदू को अपनी बात कहने से पहले बदनाम कर देना, और जब भी कोई हिंदू हिंसा के खिलाफ बोले तो उसे उग्रवाद बताकर उस पर भगवा आतंक का ठप्पा लगा देना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सत्य को कितना भी छुपाओ दबाओ, सत्य छिपता नहीं, और ये एक बार फिर से साबित हो गया और साथ ही एक्सपोज हो गया है वो झूठा नैरेटिव जो जानबूझकर लोगों के मन में डालने की कोशिश की। सैफरन टेररिज्म जो किसी ने नहीं सुना था, वो शब्द बनाकर लोगों के मन में भरने की कोशिश की। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। पास धमाका हुआ, 6 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा घायल हुए। इसमें जिन लोग के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबान कैसी। विमल में गुलिस्तां के ये